नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की भक्ति करते हैं, किसी पक्ष की भक्ति नहीं। आज 8 अक्टूबर 1932 इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी और तभी से इस दिन को एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर एयरफोर्स अपने खास विमानों और जवानों के कर्तव्य का प्रदर्शन करती है। एयरफोर्स डे के मौके पर शानदार परेड और एयर शो का भी आयोजन होता है। आज़ादी से पहले एयरफोर्स को RIAF यानी कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। आज़ादी के बाद इसमें से रॉयल शब्द को हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया था। भारतीय वायुसेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। 90वें वायुसेना दिवस समारोह से पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण भी किया गया। समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और नेवी वाइस चीफ वाइस एडमिरल SN घोरमड़े भी शामिल हुए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल की, और ये सीधी तस्वीरें आपको बता दें कि देश में सभी सेनाओं का अपना एक आदर्श वाक्य है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्फुरसं दीप्तम्। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है और यह भारत के महायुद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। इसी आदर्श वाक्य के साथ भारतीय वायुसेना अपने कामों को अंजाम देती है। नभः स्फुरसं दीप्तम् श्लोक भारतीय वायुसेना का आधिकारिक आदर्श वाक्य है, जिसे 21 अप्रैल 1959 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा अनुमोदित किया गया था। अब आपको यह भी बता देते हैं कि भारतीय वायुसेना की ताकत क्या है। ये पूरी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। भारत की आज़ादी के बाद से अब तक भारतीय वायुसेना कुल 5 युद्ध लड़ चुकी है। इसमें से 4 जंग भारत पाकिस्तान के बीच हुई और एक चीन के खिलाफ लड़ी गई। पाकिस्तान के खिलाफ 1948, 1965, 1971 और 1999 में भारतीय वायुसेना जंग में शामिल हुई। तो चीन के साथ 1962 के युद्ध में भी भारतीय वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस और बालाकोट एयर स्ट्राइक भारतीय वायुसेना के कुछ प्रमुख ऑपरेशनों में शामिल है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में सुखोई 30, MKI, मिराज 2000, MiG-29, MiG-27, MiG-21 और जैगुआर फाइटर जेट शामिल है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर श्रेणी में वायुसेना के पास Mi-25-35, Mi-26, Mi-17, चेतक और चीता हेलीकॉप्टर भी है, जबकि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में C-130J, C-17 ग्लोबमास्टर, IL-76, AA-32 और बोइंग 737 जैसे प्लेन भी शामिल है।
अब आपको विस्तार से बताते हैं कि भारतीय वायुसेना के बड़े ऑपरेशन कौन से रहे हैं। सबसे पहले ऑपरेशन सफेद सागर, जो कि 1999 में हुआ। ऑपरेशन सफेद सागर 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने में भारतीय वायुसेना की भूमिका को सौंपा गया कोड नेम था, जिसका उद्देश्य नियमित और अनियमितता को दूर करना था। पाकिस्तानी सेना के जवानों ने नियंत्रण रेखा के साथ कारगिल सेक्टर में भारतीय चौकियों को खाली कराया गया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से यह जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में वायु शक्ति का पहला बड़े पैमाने पर उपयोग था। जिसके बाद ऑपरेशन राहत, जो कि 2013 की बात है, ऑपरेशन राहत उत्तर भारत बाढ़ से प्रभावित नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना के बचाव अभियान का सांकेतिक नाम था। भारी बारिश ने 16 जून को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य में काफी विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी वजह से तीर्थयात्रियों सहित हजारों लोग विभिन्न घाटियों में फंस गए। राहत कार्य के लिए भारतीय वायुसेना की सहायता मांगी गई। पश्चिमी वायु कमान WUSC मुख्यालय ने विभिन्न राज्यों द्वारा बाढ़ से राहत संबंधी सहायता के अनुरोध पर त्वरित प्रतिक्रिया की है। इसके साथ ही वायुसेना ने यमुनानगर, केदारनाथ, बद्रीनाथ क्षेत्र, रुद्रप्रयाग घाटी, किन्नौर जिले के करचमपुर क्षेत्र में बचाव कार्य शुरू कर दिया था। जिसके बाद आपको बता दें, मेघना हेली ब्रिज, जो कि 1971 की बात है, मेघना हेली ब्रिज कोड नेम ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना का एक हवाई अभियान था, जिसमें बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारत की भागीदारी शुरू हुई थी। यह 9 दिसंबर को हुआ था, जब भारतीय वायुसेना ने भारतीय सेना के 4 कोर और मुक्ति वाहिनी सैनिकों को ब्राह्मणबरिया में, रायपुरा में, मेघना नदी के ऊपर मेघना ब्रिज और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को आंसुगंज में नष्ट कर दिया था। जिसके बाद बात करें तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1947, भारत और पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध सन 1947 में हुआ था। यह कश्मीर को लेकर हुआ था, जो 1947-48 के दौरान चला। जम्मू और कश्मीर के महाराज हरि सिंह पूंछ में अपने मुस्लिम सैनिकों द्वारा विद्रोह का सामना कर रहे थे और अपने राज्य के पश्चिमी जिलों पर नियंत्रण खो दिया था। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की कबायली लड़ाकों ने राज्य की सीमा पार कर ली। युद्ध शुरू में जम्मू कश्मीर राज्य बलों और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से सटे फ्रंटियर ट्राइबल एरिया के मिलिशिया द्वारा लड़ा गया था। 26 अक्टूबर 1947 को राज्य के भारत में विलय होने के बाद भारतीय सैनिकों को राज्य की राजधानी श्रीनगर में भेज दिया गया। भारत ने कश्मीर का लगभग 2/3 नियंत्रण प्राप्त कर लिया। जिसके बाद बात करें तो ऑपरेशन मेघदूत, जो कि 1984 की बात है। ऑपरेशन मेघदूत कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर के नियंत्रण को जब्त करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन का कोड नेम था, जो सियाचिन संघर्ष की शुरुआत थी। 13 अप्रैल 1984 की सुबह दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान में इसे अंजाम दिया गया। मेघदूत अपनी तरह का एक पहला सैन्य हमला था। ऑपरेशन ने पाकिस्तान के आसन ऑपरेशन अबालीद के मेघदूत के समान उद्देश्य को प्राप्त करना था, उसको रोक दिया था और एक सफलता इसे कह सकते थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना में युद्ध कौशल को बढ़ावा देने के लिए देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH के पहले जत्थे को शामिल कर लिया गया है। पहले जत्थे में भारतीय वायुसेना को 10 हेलीकॉप्टर मिले हैं। स्वदेशी रूप से निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को जोधपुर में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर एयरबेस पर हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड से उड़ान भी भरी थी। तो भारतीय वायुसेना दिवस यानी कि 8 अक्टूबर के अवसर पर ये सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी मायने रखती है। और अब हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि भारत की आकाशीय शक्ति की जिसकी दहशत दुनिया भर में है। सबसे पहले बात करें तो फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल।
राफेल फ्रांस की विमानन कंपनी दसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित डबल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इस 15.27 मीटर लंबी फाइटर विमान में 2 पायलट बैठ सकते हैं। यह करीब 60,000 फीट ऊंचाई तक की उड़ान भर सकता है। लगभग 24,500 किलोग्राम वजन के साथ यह 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की उड़ान भरता है। इसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर की है। भारत में 2 फंक्शनल राफेल स्क्वाड्रन भी है। एक अंबाला में 117 गोल्डन एरो जो लद्दाख सेक्टर को कवर करता है और दूसरा 101 फाल्कन जो LAC के पूर्वी सेक्टर के बीच की विवादित सीमा पर नजर रखता है। इस लड़ाकू जेट में जमीनी एवं समुद्री हमले, टोही, उच्चतम सटीक हमले और परमाणु हमला रोका जा सकता है। राफेल तमाम शक्तिशाली आयुधों मसलन स्कैल्प, एयर टू ग्राउंड, लेजर गाइडेड गोला बारूद है जो दुश्मन को 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी से भेज सकता है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास 32 राफेल लड़ाकू विमान हैं। 4 राफेल विमान इस वर्ष आने की संभावना है। जिसके बाद आपको बता दें, रूसी वायु रक्षा प्रणाली S-400 साल 2021 में भारत की सबसे बड़ी सैन्य खरीद रूस द्वारा आपूर्ति S-400 वायु रक्षा मिसाइल थी, जिसका अमेरिका ने विरोध किया था। इसकी मारक क्षमता को देखते हुए इसे लद्दाख सेक्टर के सामने तैनात किया गया है। S-400 एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है जो S-300P और S-200 मॉडल का विकल्प है। भारत ने पिछले ही वर्ष S-400 का पहला स्क्वाड्रन प्राप्त किया था। S-400 एक बहु कार्यात्मक रडार लक्ष्य भेदने की क्षमता रखता है। यह 3 प्रकार की मिसाइल छोड़ने की क्षमता रखता है। यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई से 400 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखता है तथा जमीन से हवा में मार करने वाली मीडियम मिसाइल 9M96E और 9M96E2 को भी फायर कर सकता है। जिसके बाद बात करें तो अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन, फ्रेंच राफेल एवं रूसी S-400 के अलावा भारतीय शस्त्रागार में एक और खतरनाक MQ-9 रिपर ड्रोन शामिल हुआ है। MQ-9 रिपर दूर से नियंत्रित संचालन एवं स्वायत्त उड़ानों में सक्षम है। इसे प्रीडेटर B भी कहते हैं। यह शिकारी ड्रोन है जो MQ-1 को सफल बनाता है, जिसे इंटेलिजेंस, टोही और निगरानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लंबी दूरी ऊंचाई पर भी संचालन में पूर्णतः सक्षम है। यह 1 टन से अधिक वजन वाले हथियार भी ले जा सकता है। एक ही उड़ान में 4 हेलफायर मिसाइल और 227 किलोग्राम वाले बम भी ले जा सकता है। इस ड्रोन की मदद से भारत विदेशी दुश्मनों की निगरानी कर सकता है। इसे पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमा पर तैनात किया गया है, जहां हमेशा घुसपैठ का माहौल रहता है। यह चीन के LAC के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र में अनुचित तरीके से विस्तार करने वालों पर भी नजर रखेगा। जिसके बाद तेजस, जो कि स्वदेशी लाइट लड़ाकू विमान है। आज स्वदेशी तेजस दक्षिण एशियाई देशों की पहली पसंद है। तेजस दुश्मन के रडारों को चकमा देते हुए उनके विमानों को भेज सकता है। सुखोई से कम वजन का होने के बावजूद उसके जितना ही हथियार और मिसाइल लेकर ये उड़ान भर सकता है। तेजस 52,000 की अगर हम बात करें तो फीट की ऊंचाई तक उड़ते हुए हवा में ईंधन भर सकता है। एक साथ 9 हथियारों से फायर कर सकता है। इस पर एंटी शिप मिसाइल, बम और रॉकेट आदि फिट हो सकते हैं। तेजस हवा से हवा, हवा से जमीन और हवा से पानी में मिसाइल दाग सकता है। नौसेना के विमान वाहक पोत से टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकता है। कम ऊंचाई से उड़ान भरकर शत्रु पर हमला भी कर सकता है। यह लेजर गाइडेड मिसाइल से आक्रमण भी कर सकता है। और इसकी खासियत यह है कि जैमर प्रोटेक्शन तकनीक से लैस होने से यह दुश्मन की आंखों में धूल झोंक सकता है। जिसके बाद अगर बात करें तो ERSAR समुद्र को भेदने की शक्ति रखता है। समुद्र की गहराइयों में दुश्मन को जल समाधि दिलाने के लिए DRDO ने एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट तैयार किया है। यह समुद्र के भीतर 8 किलोमीटर गहराई में मौजूद दुश्मन पनडुब्बी और दूसरे युद्धपोत को बर्बाद कर सकता है। जिसके बाद ATA-GS 15 सेकेंड में 3 राउंड फायरिंग कर सकता है। एडवांस ट्रोड आर्टिलरी गन सिस्टम 155 mm अत्याधुनिक आर्टिलरी बंदूक है। 48 किलोमीटर की दूर तक ये मार कर सकता है। रात में भी कारगर बस्ट मोड में 15 सेकेंड में 3 राउंड
फायर कर सकता है। इसे चलाने के लिए 6 से 8 सैनिक जो है वो पर्याप्त होंगे। जिसके बाद प्री फ्रेगमेंटेड जो 500 किलो के बम से तबाही मचाता है। DRDO एवं आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट द्वारा तैयार ये 500 किलोग्राम वजन वाला ये बम रूस और जगुआर एयरक्राफ्ट से आसानी से छोड़ा जा सकता है। ये जहां भी फटेगा वहां कुछ नहीं बचेगा। इसमें बॉडी बम से खड़े एयरक्राफ्ट, लड़ाकू वाहन और सैन्य कैंप को नष्ट किया जा सकता है। जिसके बाद कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम, तो कॉर्नर शॉट जो वेपन सिस्टम है ये छुपे हुए दुश्मन के बिना सामने आए उसका अंत कर सकता है। दुश्मनों के साथ मुठभेड़ के समय इसे रात या दिन कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें अत्याधुनिक कैमरा, न दिखने वाला लेज़र, लेज़र से निशाना लगाने वाला यंत्र, कलर LCD मॉनिटर और दुश्मन को चकमा देने वाली फ्लैश लाइट भी लगी हुई है। Undeterred, unfettered, relentless, 90 years on. Today, an Atmanirbhar and Saksham Indian Air Force is transforming for the future, but the road has been a long and testing one. As the winter of 1947 approached, a young independent India was thrust into the throes of war as tribal hordes invaded the Kashmir Valley. The Indian Air Force rose to the occasion as Dakotas of No. 12 Squadron airlifted the 1st Battalion of the Sikh Regiment into Srinagar as the marauding tribals reached the outskirts of the city. Kashmir was saved by the gallant action of the Air Warriors, who established this crucial air bridge in the first ever joint action in independent India. The Indian Air Force continued to trailblaze this path of glory. In 1965, the unblooded Indian Air Force NADS created history by earning the moniker of Sabre Slayer. 6 years later, the Indian Air Force achieved air supremacy over the erstwhile East Pakistan, enabling the Indian Army to conduct its lightning campaign. MiG-21 made its mark in this war with many noteworthy missions, including a strike on the governor's house in Dhaka. More recently, the Indian Air Force again proved its mettle, with its strike potential being put to good use, this time on the forbidding heights of Kargil. The legacies live on unforgotten, the torch bearers of yesterday shining light on the path ahead. They continue to inspire traditions of gallantry that define the ethos of the service till date. The Indian Air Force has remained steadfast with the nation in times of need, with effective contribution to humanitarian assistance and disaster relief efforts. The skill and professionalism of our air warriors found wide acclaim in the country as well as on foreign land. And their acumen in the air found a match in their performance in other arenas as well. The Indian Air Force continues to guard the skies over our nation. The endeavor, as before, being deterrence through competence.
As the Indian Air Force develops its muscle, it is increasingly looking towards homegrown solutions for transforming itself into a modern aerospace force. Close interaction with domestic developers is helping the Indian Air Force to have bespoke solutions developed for itself. A prime example is the LCH Prachanda, unique in the world for its ability to efficiently deliver firepower with equal lethality in deserts as well as at high altitudes. As the Indian Air Force looks to work smarter, it has imbibed the concept of Atmanirbharta by developing in-house solutions that have led it to becoming a leaner and more efficient fighting force. Satellite scan. The future will see Indian Air Force evolve into an entirely net-centric aerospace force that adopts a system of systems approach to warfare. In this all-inclusive approach to combat, the combined product counts for more than the cumulative effects of the constituent systems. On the occasion of the 90th anniversary of the Indian Air Force, I extend my warm greetings to all air warriors, NCZ, DSC personnel, civilian staff and their family members. Over the years, the Indian Air Force has grown from being a small tactical air force to one that can now hold its own against any imminent threat. It is natural for one to see this long voyage through the prism of equipment, especially aircraft. But for me, this journey has been characterized most by the toil, ingenuity and sagacity of our predecessors, who had the ability to think beyond the resources available to them. Each incremental change made over the years by our veterans has permitted us to stand on the pedestal that is rightfully ours today. My special greetings to all our esteemed veterans and their families. It is also befitting that I, on behalf of all the men and women in blue, pay homage to the air warriors who have made the supreme sacrifice in defense of our country. As the battlefield of tomorrow transforms and becomes more technology driven, we too are innovating to stay ahead of the curve. I would like to assure the citizens of India that the Indian Air Force is ready to take on the future, and we will continue to touch the sky with glory. Happy landings and Jai Hind. तो यह हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी भारतीय वायुसेना की ताकत पर। तो आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।